आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त मैं बात करूंगा ईरान और अमेरिका की, क्योंकि अभी सोशल मीडिया ट्रुथ पर एक बार फिर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को बड़ी धमकी दी है। उन्होंने कहा है कि हम पूरा तेल और गैस पर कब्जा कर लेंगे, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने वेनेजुला पर किया है। और कभी भी हम फ्यूचर में, मुस्तकबिल में किसी भी वक्त ईरान पे बहुत बड़ा हमला कर सकते हैं। तो एक तरह से ये धमकी दी है। हालांकि ईरान ने धमकी को खारिज कर दिया और कहा कि जैसा हमला करोगे वैसा जवाब दिया जाएगा। दूसरी तरफ खबर यह है कि अब एहतियात के तौर पे यहाँ पे देखिए कि एयर कनाडा और तिल अवीव और दुबई, तमाम इस तरह की जो एयरलाइंस हैं, उन्हें फिलहाल जो है वो रोक दिया गया है। तो क्या ये माना जाए कि बड़ी जंग छिड़ने वाली है? ये अल जजीरा की बिल्कुल ताजा खबरें हैं 24 अक्टूबर तक के लिए। 24 यहाँ पे आप देखिए, बिल्कुल जो है ये अभी एयरलाइंस को जो है मंसूख कर दिया गया है। इस तरह की खबरें यहाँ पे आ रही हैं। तो हम देखेंगे कि क्या यहाँ पे ताजा तरीन खबरें हैं, किस तरह से इसे रोका गया और क्यों यहाँ पे ये किया गया है। तो हमारे साथ मेजर जनरल जावेद इकबाल साहब जुड़ेंगे, जो वॉर एक्सपर्ट हैं, मिलिट्री एक्सपर्ट हैं, और इसके साथ ही वो मिडिल ईस्ट और हालात हाजरा पर दस्तरस रखते हैं। मैं उनका इस्तकबाल करूंगा, खैर मकदम करूंगा, और इसके साथ ही उनसे इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है उस पर भी बातचीत करूंगा। बहुत बहुत इस्तकबाल है, खैर मकदम है जनरल साहब आपका। और सबसे पहले यही कि फिर एक बार डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी है कि वो वेनेजुला की तरह ही ईरान का हाल करेंगे। तेल और गैस जहां भी उनकी मार्केट है सब पे कंट्रोल कर लेंगे। और आप देख ही रहे हैं कि आज रात में जिस तरह से हमला किया था, ईरान ने भी जवाब दिया। ईरान भी पूरी तरह से मुस्तैद है। लेकिन इसे कैसे देखते हैं जनरल साहब? जी मुमताज भाई, अस्सलाम वालेकुम आपको और आपके सभी सुनने वालों को, और जय हिंद। देखिए, जहाँ तक ट्रम्प की धमकियों की बावजूद बात है, तो वो तो बहुत पहले वाले राउंड के अंदर भी इस तरह की धमकियां दे चुके हैं कि पूरी सिविलाइजेशन को हम खत्म कर देंगे। उनकी धमकियों को इतना सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। दरअसल मैसेजिंग वहां से क्या आ रही है उसको समझने की जरूरत है। इससे पहले ट्रम्प साहब ने वहां पे लिखा था अपने ट्रुथ सोशल मीडिया के ऊपर कि वो ईरान के जो ठीक से रिस्पांस नहीं दे रहे हैं निगोशिएशन के लिए, इस रवैये से वो बेहद परेशान है। तो बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह की डील प्रेसिडेंट ट्रम्प अपने लिए ईरान से चाहते थे, उस तरह की डील उन्हें मिल नहीं पा रही है। और उस डील में देखिए, वो दो तीन चीजें अपने लिए चाहते थे। एक चीज तो वो ये चाहते थे कि कोई ऐसी चीज ईरान से मिल जाए जिसे वो अमेरिका में और वर्ल्ड के सामने अपनी एक फतह के तौर को पेश कर सके। और उन्हें इसके अंदर जो सबसे इजी चीज नजर आती थी वो था ईरान का एनरिच्ड यूरेनियम। वो ये चाहते थे कि अगर एनरिच्ड यूरेनियम जो ईरान के अंदर है, अगर ईरान अमेरिका के हवाले कर दे, तो वो उसे किसी तरह से वॉर ट्रॉफी की तरह अपने लोगों को या वर्ल्ड को दिखा सकते थे। लेकिन ऐसा मुमकिन नजर नहीं आ रहा। दूसरी उनकी कोशिश ये थी कि ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है जिसके ऊपर ईरान ने अपना कंट्रोल किया हुआ है, वो इसको इस तरह से खुलवा दें जैसे कि जंग से पहले था। और इस खित्ते में जो अमेरिका के ये जीसीसी गल्फ कॉपरेशन काउंसिल के मेंबर स्टेट्स हैं, क्योंकि स्टेट ऑफ हॉर्मुज के क्लोज होने से उन सब की तिजारत पे, उनके जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स थे वो सारे के सारे वहां से रुक गए हैं। तो उन पे बड़ा एडवर्स असर पड़ रहा है। इसलिए ट्रम्प चाहते थे कि अगर वो जंग से पहले की सिचुएशन में आ जाए तो ये ट्रम्प के और उनके इत्तेहादियों के लिए एक बहुत बेहतर कदम रहेगा। लेकिन ऐसा लगता है कि ईरान ने उनकी किसी भी चीज को, ये जो वो चाहते थे, मानने से इनकार कर दिया है। और फिर एक तरह से ईरान के ऊपर दबाव बनाने के लिए अमेरिका ने सीज फायर के चलते हुए ये ईरान के ऊपर हमले शुरू किए हैं।
देखिए उन्होंने सीज फायर को अभी तक नहीं तोड़ा है। उनका जो उन्होंने प्रेशर बनाया, जो ये हमलों का बहाना बनाया है कि अमेरिका का जो एक अपाचे हेलीकॉप्टर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास गिर गया था, हालांकि उनके जो दोनों उसके पायलट थे वो बच गए थे, लेकिन उसको जरिया बना के ट्रंप ने फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास जो ईरान के ठिकाने थे या जो उनके आइलैंड थे, वहां पे उन्होंने हमला किया है। और इन हमलों से ऐसा लगता है कि अमेरिका का ये इरादा है कि इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर अपने बमबारी से ऐसा प्रेशर बनाया जाए कि इसे खोलने की कोशिश की जाए और ईरान को कंपेल किया जाए एक बेहतर डील में वो अमेरिका के साथ आगे बढ़े। लेकिन फिलहाल ईरान ने उनके हर हमले का भरपूर जवाबी कार्रवाई की है और उन्होंने कुवैत में, बहरीन में, लेकिन खास तौर से जॉर्डन के अंदर जरका में और अम्मान के पास जो अमेरिकन बेसिस थी उन्हें बड़े पैमाने पर निशाना बनाया है और अमेरिकन बेसिस को काफी नुकसान भी वहां पे उन्होंने पहुंचाया है। और इस जंग में जो इन दोनों के बीच अभी तक एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ है, उससे एक और बड़ी चीज ये समझ में आ रही है कि जो अभी ईरानियन स्काईज हैं उनके ऊपर जो अमेरिकन एयरफोर्स के जहाज थे वो इस तरह से परवाज नहीं कर पा रहे हैं जैसा कि उन्होंने पहले राउंड में उसे डोमिनेट किया था। अभी ईरानियन फोर्सेस के अपने एयर डिफेंस सिस्टम और रडार सिस्टम जो है वो काफी इफेक्टिव नजर आते हैं। और ईरान की तरफ से धमकी भी आई है कि देखिए अभी तक तो हमने आपको प्रोपोर्शनेटली रिस्पॉन्ड किया है, लेकिन अगर इसी तरह आपका रवैया जारी रहा तो फिर हम भरपूर कार्रवाई करेंगे और इस सीज फायर के कोई मायने फिर नहीं रह जाते। जी मुमताज। नहीं नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ये इस वक्त के जो आपने सूरत हाल बयान की है, और बिल्कुल ये सही है। लेकिन आज जिस तरह से जनरल साहब, हिंदुस्तान के जहाज को फिर से निशाना बना दिया गया, और 3 हमारे जो वहां पे क्रू मेंबर थे वो शहीद भी हुए हैं। 21 को किसी तरह से बचाया गया। हिंदुस्तान ने अब उसको बुलाया है, सफीर को। लेकिन ये आखिर क्यों, जानते हुए भी, क्योंकि अभी हम बात कर रहे थे जब ग्रुप कैप्टन साहब से, तो उन्होंने यही कहा कि बाकायदा जो है वो इन्फॉर्म यहाँ के जो क्रू मेंबर्स हैं या यहाँ की जो इंतजामिया है, वो इत्तला देती है अमेरिका को कि हम निकल रहे हैं या हमारे जहाज जा रहे हैं। ये सब जानकारी के बावजूद ये क्या वजह हो सकती है कि ये दूसरा मौका है कि जब हिंदुस्तानी जहाज को निशाना बनाया गया ओमान के पास। देखिए जो अमेरिका की तरफ से जस्टिफिकेशन है वो ये कहते हैं कि ये इंडियन जहाज नहीं था, हालांकि ये रजिस्ट्रेशन इसका कहीं और हुआ था और ये उन जहाज़ों की फहरिस्त में आता था जो सैंक्शन के दायरे में थे। इसके ऊपर इंडियंस जरूर थे और उसके वेरिफिकेशन के लिए और अपना एक तरह से हमने अपना जो रिएक्शन उस पर दिखाया है, उनके सफीर को भी तलब किया है। तो ये मेरी नज़र में कि देखिए ये उनकी तरफ से सही कदम नहीं था। मेरे ख्याल से अमेरिका को हमारे टैंकर को निशाना बनाने से गुरेज करना चाहिए था और हमें उम्मीद है कि सरकार इसके ऊपर एप्रोप्रिएट कार्रवाई करेगी और जो हमारा रद्द अमल है वो अमेरिका की सरकार तक पहुंचाएगी। और आगे मुझे उम्मीद है कि शायद इस तरह की कार्रवाइयाँ हमारे जहाज़ों के या टैंकर्स के या जहाँ पे हमारे लोग होंगे, ईरान उस अमेरिका उसके बारे में सोचेगा। एक और बात गौर करने वाली ये है कि हमारा ही देश है जिसका अमेरिका के साथ आज इस पूरे खित्ते में जिसके साथ बड़े अच्छे रिलेशंस हैं और बड़े पैमाने पर हमारे उनके साथ इकोनॉमिक रिलेशंस भी हैं और हम कई लेवल पे उनके साथ कोऑपरेट करते हैं। जैसे हम क्वाड के भी मेंबर हैं अमेरिका के साथ। तो इस तरह का जो उनका रवैया है वो किसी भी नज़र से मुनासिब नज़र नहीं आता और हमें उम्मीद है कि वो आगे से ऐसी कार्रवाई करने से गुरेज करेंगे। जी जी मुमताज। नहीं, बिल्कुल सही है। लेकिन अब किस तरह के हालात देख रहे हैं, क्योंकि स्टेट ऑफ होर्मुज को
जनरल साहब पूरी तरह से अब ईरान ने बंद कर दिया है और पूरी वॉर के मूड में आ गया। उधर रेड सी को भी देखा जाए तो बाबुल मंदब वो भी बंद बिल्कुल ऐलान हो गया है कि अमेरिका और इजराइल के लिए तो बंद ही कर दिया गया है। तो ऐसे में जो क्राइसिस बढ़ेगी तो इसको किस तरह से देख रहे हैं? क्या नहीं लगता कि अब तमाम दुनिया के ममालिक के जो बड़े मुल्क हैं उनको आकर के और इस पे बातचीत करनी चाहिए इंतजार करने की बजाय, क्योंकि अगर फिर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हुआ या ये जंग एस्केलेट करती है तो फिर मुझे लग रहा है कि क्राइसिस तो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। नहीं, देखिए आपके कंसर्न बड़े सही हैं कि अगर आपने सही कहा कि देखिए जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है और जो बाकी इस खित्ते के सारे मुल्क हैं इंक्लूडिंग हमारा अपना देश, हमें ऐसे कोई मुस्बत कदम उठाने चाहिए और दोनों पक्षों के बीच में मुसालहत की कोशिश करनी चाहिए ताकि इस जंग से बचा जा सके। अच्छा, आपने जो एक बोला कि इस जंग के क्या असरात हो सकते हैं, देखिए अगर जो मैं आपसे बतलाऊं कि इस वक्त जो दोनों फोर्सेस ईरान की और अमेरिका की एक दूसरे के आमने सामने हैं, उनकी क्या पोजीशन है और क्या उनके पास कैपेसिटी है और वो किस तरह से इस जंग को लड़ेंगे। देखिए जैसे पहले भी हम आपसे बताते रहे हैं कि पहले राउंड के अंदर अमेरिका के पास बहुत एडवांटेज था। इस खत्ते में उन्होंने अपनी बड़ी मैसिव फोर्सेस बिल्डअप कर ली थी। उनके सारे इत्तेहादी उनके साथ थे, उनकी सारी बेसेस यहाँ पे अलर्ट थी, सब कुछ उनका था और सरप्राइज उनके पास था। और उन्होंने पहले वॉर के अंदर जितनी भी टॉप की पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप थी ईरान की, उसको एलिमिनेट कर दिया। लेकिन उनके बावजूद जिस तरह से ईरान ने रिटेलिएट किया और रिटेलिएट में जिस तरह से उन्होंने अमेरिका की एयरफोर्स, अमेरिकन नेवी, इसके अलावा उनकी जितनी बेसिस थी इस खत्ते के अंदर, या खास तौर से जिस तरह से उन्होंने इजराइल को निशाना बनाया, उनके इस मैसिव रिटेलिएशन की वजह से और ईरान के अंदर पॉलिटिकल यूनिटी की वजह से और ईरान की आवाम का ईरान की लीडरशिप के साथ खड़े हो जाने की वजह से इनके जितने मंसूबे थे वो नाकाम हो गए, जिसके बाद से कि ये सीज फायर में गए थे। अब जब सीज फायर 8 अप्रैल से हुआ था, 8 अप्रैल से लेके आज 11 जून का वक्त आ गया है, तो इस 2 महीने से ज्यादा के वक्फे में अगर आप देखें तो ईरान की पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप के बीच एक बड़ा अच्छा कोऑर्डिनेशन दिखता है और वो पूरी तरह से सुप्रीम लीडर के आसपास काम करते हुए नजर आते हैं। इसके साथ साथ जो ईरान की सारी आवाम है उसकी भरपूर सपोर्ट आज उनकी पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप के साथ खड़ी दिखाई देती है। इसके अलावा ईरान ने जो उनके मिसाइलों के लॉन्चेस के ठिकाने थे जिन्हें डिस्ट्रॉय या डैमेज किया गया था पहले राउंड के अंदर, जो खबरें आई हैं वो ये बताती हैं कि उन्होंने बड़ी तेजी से उनको रिपेयर किया है और रिकवर किया है। और एक जो बड़ी चीज है कि देखिए रशिया और चाइना की मदद पूरी तरह से ईरान के साथ इसमें है, चाहे वो इसको इतना ओपनली एडमिट नहीं कर रहे हो, लेकिन उनकी भरपूर मदद ईरान के लिए आ रही है। इसके अलावा जो अमेरिका ने अपना ब्लॉकेड लगाया है, उस ब्लॉकेड को न्यूट्रलाइज करने के लिए भी कैस्पियन सी से, और जैसा हमने पहले भी बोला था पाकिस्तान ने क्योंकि 6 अपने रास्ते ईरान के लिए खोल दिए हैं, इन सब फैसिलिटीज की वजह से ईरान की इकोनॉमी के ऊपर ऐसा कोई एडवर्स असर पड़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो ईरान की जो आज पोजीशन है, उसकी पॉलिटिकल मिलिट्री लीडरशिप की फर्मनेस, उसकी सारे अवाम की उसके साथ खड़े होना, और इसके अलावा जो उनकी फोर्सेस हैं उन्होंने जिस तरह से अपने आप को रिपेयर और रिप्लेनिश करके तैयार करी हैं, और एक उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ गया है पहले राउंड की जंग के बाद, तो वो अभी तक अमेरिका को जो है प्रोपोर्शनेट रिस्पॉन्स कर रहे हैं कि जितना अमेरिका उनके ऊपर अटैक करता है वो उसी प्रोपोर्शन में अमेरिकन बेसिस के ऊपर रिटेलिएट कर रहे हैं। लेकिन अगर ये चीज जारी रही तो हो सकता है कि वो सीज फायर को पूरी तरह से तोड़ के बड़े मैसिव वे में
अमेरिका की नेवी को या जो उनके बचे कुचे अड्डे हैं उनको निशाना बनाए, और बहुत मुमकिन है कि वो इजराइल को भी निशाना बनाए, और यहाँ पे हिजबुल्ला, हूती और खुद ईरान की फोर्सेस जो हैं वो एक कॉम्बिनेशन में भी मिलके लड़े, ऐसी बहुत पॉसिबिलिटी है। और इसके बरक्स अगर हम अमेरिकन फोर्सेस को देखें, देखिए अमेरिकन फोर्सेस फर्स्ट राउंड जो उन्होंने 28 फरवरी को शुरू किया था उसके मुकाबले में आज बेहद कमजोर नजर आती है, क्योंकि उनकी जो एक सुपीरियोरिटी थी, एयर सुपीरियोरिटी, नेवल सुपीरियोरिटी, वो आज उसके ऊपर बड़ा सवालिया निशान है, और वो उस तरह से इफेक्टिव नजर नहीं आ रही है ईरान के खिलाफ जैसी कि उससे दुनिया भर की तवक्को थी। इसके अलावा जिस तरह से उनकी रडार या उनके जो बाकी बेसिस थी उन्हें ईरान ने निशाना बनाया है, अब इन बेसिस से अमेरिका को उस तरह की बहुत ज्यादा मदद हासिल नहीं है। और इस राउंड के अंदर भी जिस तरह से चल रहा है, अमेरिका को जिस मैसिव फोर्स की जरूरत है, जिन ग्राउंड फोर्सेस की जरूरत है ईरान को प्रेशर में लाने के लिए या कंपेल करने के लिए, वो फोर्सेस आज जो ईरान के खिलाफ लगी हुई हैं उनकी तादाद या उनकी कैपेसिटी उतनी नहीं है। तो जो ट्रंप साहब धमकी दे रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि उस धमकी को इम्प्लीमेंट करने के लिए उनके पास आज इस खित्ते में वो फोर्स स्ट्रक्चर मौजूद है। जी मुमताज भाई। जी बिल्कुल सही है। तो इस वक्त हम आपसे बात कर रहे थे मौजूदा सूरत हाल पे। तो बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे और जो भी अपडेट्स होंगी उस पर हम बातचीत करेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया मेजर जनरल जावेद इकबाल साहब आपका कि आपने बहुत खूबसूरती के साथ मौजूदा सूरत हाल का तज्जिया पेश किया। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। तो हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद। जय हिंद जय मुमताज भाई। हिंद।